गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है द डीएनए का साइलेंट फीचर। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो डिस्कवरी था वो डिस्कस किया था आपसे और सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, ठीक है, जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है आपका द डीएनए का साइलेंट फीचर। देखिए पहले एक डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉटसन एंड क्रीक इन 1953 proposed the DNA double helical model, ठीक है, मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आइए देखते हैं इसके साइलेंट फीचर क्या है। और साइलेंट फीचर से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत सारे इस 5 फीचर से जो मैं अभी डिस्कस करूंगी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके साथ ही हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये एक डबल स्ट्रैंडेड वाइंड स्ट्रक्चर होता है, वाइंड स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए ये इसमें 2 चेन्स होती है। फर्स्ट चेन इज़ दिस एंड सेकंड चेन इज़ दिस। ठीक है, ग्रूव जो बनते हैं जब ये रोटेट होता है 10 बेस पेयर पे, क्या होता है, ये टर्न होता है, रोटेट होता है। तो 10 बेस पेयर पे, हर 10 बेस पेयर पे जब ये रोटेट होता है, टर्न होता है, तो यहाँ पे ग्रूव फॉर्म होती है। और 2 तरह की ग्रूव फॉर्म होती है। एक जो होता है इसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव, और एक जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव कहेंगे। ठीक है, और आपस में ये नाइट्रोजनस बेसिस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये देखिए नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं इसमें। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, आइए देखते हैं साइलेंट फीचर। पहला साइलेंट फीचर क्या है? तो पहला साइलेंट फीचर है इसका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। ठीक है, फॉस्फेट एंड शुगर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर मेड फ्रॉम किससे बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप और शुगर क्या बनाता है? इसके बैकबोन को बनाता है। ठीक है, इसके बैकबोन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसे कहा है? पहला चेन ये है, दूसरा चेन ये है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप से बना होगा और शुगर से बना होगा। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है ये शुगर फॉस्फेट से मिलके बना होगा। ठीक है, शुगर फॉस्फेट जिसको इसका बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? बैकबोन कहा जाता है इन दोनों स्ट्रैंड को। ठीक, अब नाइट्रोजनस बेसिस की भी हम बात करेंगे। देखिए नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो ये अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं, दोनों को लिंक करते हैं। ठीक है, और पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस आर इन पेयर में प्रेजेंट होता है ना। कौन कौन सा होता है नाइट्रोजनस बेस? 2 तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है। एक होगा आपका प्यूरिन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? पिरिमिडीन हो जाएगा। ठीक है, प्यूरिन की अगर हम बात करें
तो इसमें आता है क्या, एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है क्या, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, देख एक मिनट, हाँ, तो पिरिमिडीन में क्या आएगा, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, CUT कट है ना, कट। तो यहाँ पे ये प्यूरिन में आ जाता है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन आ जाएगा, ठीक है। और पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल एंड थाइमीन, ये आपके हो गए नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ये आपके हो गए नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। आइए देखिए आगे, देखिए अब देखिए नाइट्रोजनस बेसिस में जो एडेनिन होता है, ठीक है, एडेनिन होता है, एडेनिन आर ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन ना, विथ डबल बॉन्ड, ठीक, एंड ग्वानिन, ग्वानिन बॉन्ड विथ साइटोसिन, ठीक है, बाइंड विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, ये बाइंड होता है। और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों में जो लगने वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आया। अब आगे आइए, आगे फीचर देखते हैं, ठीक है, आगे फीचर्स देखते हैं। देखिए अब दोनों जो चेन्स होते हैं, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है, दोनों जो चेन्स होते हैं वो एंटी पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल अरेंज्ड होंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको, 2 चेन्स आर अरेंज्ड, 2 चेन्स आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल फॉर्म, इन एंटी पैरेलल फॉर्म, ठीक, फॉर्म। देखिए अब एंटी पैरेलल क्या है, देखिए एंटी पैरेलल यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, पैरेलल ये है, ठीक, एंटी पैरेलल आपका ये हो जाएगा, एंटी पैरेलल ये हो जाएगा, एक सेकेंड, एंटी पैरेलल आपका ये हो जाएगा, ठीक, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। समझ में आ रहा है। एंटी पैरेलल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, इसकी पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी दी हुई है 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। आइए फिर से डायग्राम में मैं बताती हूँ। देखिए 2 चेन है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ये अरेंज्ड है एंटी पैरेलल फॉर्म में, ठीक है, एंटी पैरेलल फॉर्म में। एक जो है वो 3 प्राइम एंड से स्टार्ट है और दूसरा क्या है, 5 प्राइम एंड से स्टार्ट है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, पहला वाला चेन हो गया, और दूसरा वाला 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड हो गया। समझ में आया। और ये जो लगा है इसको हम प्राइम कहते हैं, ठीक है, ये प्राइम कहलाता है, इसको आप डैश नहीं कहते हैं। और इसका रीज़न भी है क्यों प्राइम कहते हैं। देखिए जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और 5 कार्बन कंपाउंड में तीसरे कार्बन पे और 5वें कार्बन पे नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसलिए जहाँ से अटैचमेंट होती है इसको क्या कहते हैं, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, और 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड पे ही ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे नेक्स्ट फीचर में चलते हैं, देख लीजिए। ये देखिए आगे, देखिए अब डायग्राम में ही आप देखिए, ज़्यादा अच्छा है, पहले डायग्राम से समझ लीजिए आप, ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखिए अब देखिए जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये एक टर्न में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक टर्न में जो बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। तो एक टर्न कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इनमें 10 बेस पेयर होता है। एक टर्न जब कंप्लीट होता है तो इसमें कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। यहाँ पे देखिए माइनर ग्रुप से लेके जो मेजर ग्रुप, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्न अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, एक टर्न कंप्लीट करेगा। और इसको हम क्या, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10 बेस पेयर होते हैं। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, सॉरी 2 बेस पेयर के बीच में, ठीक है, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये एक बेस पेयर हो गया, दूसरा बेस पेयर हो गया। इन दोनों बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर। ये इतना डिस्टेंस होता है 2 बेस पेयर के बीच में, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है, आगे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए एक टर्न, ठीक है, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 1 टर्न इज इक्वल टू 10 BP, ठीक है। 10 BP का मतलब क्या हो जाएगा, बेस पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना है, डिस्टेंस
बिटवीन टू बेस पेयर कितना हो जाएगा, मैंने अभी लिखवा है, यस 0.34 नैनोमीटर, ठीक है 0.34 नैनोमीटर। आप इसको चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आया है क्वेश्चन ये नीट एग्ज़ाम में, ठीक है नीट एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आया है ये, और CBSE ने भी ये कई बार पूछा है। तो देखिए NCERT की लाइन है ये, सीधा रख देते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द पिच ऑफ DNA कितना होता है, पूछा जाता है द पिच ऑफ DNA कितना होता है, पिच ऑफ DNA होता है 3.4 नैनोमीटर, कितना होगा 3.4 नैनोमीटर होगा पिच ऑफ DNA। अब ये पिच क्या होता है, वो क्रिकेट मैच वाला पिच नहीं है जो एक पर्टिकुलर एरिया में आप जाके खेलते हैं, ठीक है उसको पिच कहते हैं ना आप, ठीक। तो ये क्रिकेट मैच वाला पिच नहीं है। ये देखिए मैं पिच बताती हूँ यहाँ पे क्या है, देखिए जब यहाँ पे DNA 10 बेस पेयर, DNA जो होता है हर 10 बेस पेयर पे क्या करता है, टर्न लेता है। DNA हर 10 बेस पेयर पे क्या करता है, टर्न करता है, और जिस डिस्टेंस पे ये टर्न करता है इसी को इसका हम पिच कहते हैं। जिस डिस्टेंस पे टर्न करेगा इसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए पिच निकालते कैसे हैं, हो सकता है आपको पिच कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए, पता होना चाहिए आपको, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पिच निकालने का जो तरीका है, पिच को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए ये फॉर्मूला यहीं पे आपको दिया हुआ है, ठीक है यहीं पे दिया हुआ है, देखिए पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है आ रहा है ना पूरा, देख लो 2 बेस पेयर, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न कितना है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न कितना है, 1 टर्न में कितना बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 लिख दीजिए, 10 BP लिख देते हैं, चलिए 10 BP लिख दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, कितनी डिस्टेंस है 2 बेस पेयर के बीच में, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 3.4 NM नैनोमीटर। तो ये क्या आ जाएगी आपकी पिच ऑफ DNA आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मार्क कर लीजिएगा, ठीक है समझ में आया, इतने पॉइंट समझ में आए। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट फीचर। देखिए आइए अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर है NCERT की लाइन मैं बता रही हूँ। NCERT ने 5 फीचर में कंप्लीट कर दिया है इसको, उसी को मैं बिल्कुल ब्रेक करके आपको एकदम पूरा कैलकुलेट करके मैं बता रही हूँ, वहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर इसका द पॉलीन्यूक्लियोटाइड coiled in right-handed fashion, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए कह रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन, इस तरफ से कॉइल्ड होता है, ठीक। हमारे जो DNA होते हैं, DNA की अगर हम बात करें तो DNA के भी टाइप्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ZDNA होता है, ADNA होता है, BDNA होता है। तो ये हम किस DNA की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BDNA की, जो मैमल्स में भी होता है। तो अगर कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका BDNA, कौन सा DNA है, BDNA की बात हो रही है, ठीक है BDNA की बात हो रही है, ठीक है। कुछ BDNA में क्या होता है, ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है। कुछ ऐसे भी DNA होते हैं, जैसे ZDNA की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, ये लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, ये कॉइल्ड होता है, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि एक टर्न कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पूरा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूरे DNA में कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर होता है इन डिप्लॉयड सेल वो कितना होता है। तो आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नेक्स्ट फीचर है
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, 10 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मैमल्स की बात करें, ये मैमल्स का ही है, ठीक है, इन मैमेलियन, ठीक है, इन मैमेलियन, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इन मैमेलियन में अगर बात करें, मैमेलियन की बात करें तो इनके हैप्लॉइड में, ठीक है, मैमेलियन की अगर बात करें तो इनके हैप्लॉइड सेल में कंप्लीट जो बेस पेयर होगा, टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर होता है वो कितना होता है 3.3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9 बेस पेयर होता है। अब अगर डिप्लॉयड में पूछा जाए तो डिप्लॉयड में अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, इंटू 2 कर देंगे, है ना, 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इतना ही तो आएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इतना ही तो आएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं डीएनए की लेंथ में। टोटल जो डीएनए की लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, टोटल जो डीएनए की लेंथ होती है वो आपका टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे निकालते हैं। तो आइए डीएनए का हम लेंथ निकालते हैं, डीएनए का साइज़ कितना होता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डीएनए हमारे एक छोटे से सेल में, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कितना लंबा डीएनए होता है, ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना लंबा हमारा डीएनए होता है। तो आइए देखते हैं डीएनए की लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ पूरा कंप्लीट टर्म में पूरा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूरे डीएनए में कितना है 6.6 इंटू 10⁹ तो लिख लीजिए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपको पता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, -9 मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए वो जो डिस्टेंस मैंने अभी बताई थी 0.34 बताई थी ना, नैनोमीटर बताया था, तो नैनोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया है, ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁹ आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस और माइनस गया कैंसिल, कितना बचा 6.6 इंटू 0.34, तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.2 क्या मीटर, ठीक है। तो डीएनए का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, यस 2.2 मीटर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इतना ही होता है आपके डीएनए का लेंथ इन ईच सेल, ठीक है, इतना ज़्यादा सुपर क्वाइल्ड होता है ये कि ईजिली एक सेल में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और मैंने अभी आपको पिच बताया था, तो यहाँ पे भी एक चीज़ बता दे रही हूँ जहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं। यहाँ पे पिच ऑफ डीएनए कितना है 3.4 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं आप, या फिर इसको लिख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला फीचर इसका क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन आर मेड फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, ठीक है, शुगर जो कि क्या कहलाता है, कॉल्ड बैकबोन कहलाता है ना, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन कहलाता है इसका स्टैंड, ठीक है, इसका स्टैंड। नेक्स्ट इसके बाद नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं इनमें, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन, और प्यूरीन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे ए ऐड विथ टी, ठीक है, ए बाइंड विथ टी
विथ डबल बॉन्ड एंड G बाइंड विथ C विथ ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद 2 चेन्स आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसमें इसकी पोलैरिटी 3' एंड टू 5' एंड और 5' एंड टू 3' एंड होती है। 1 टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। पिच ऑफ DNA की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। और इसको कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है आपका DNA जो होता है, हमारे जो DNA की बात की जा रही है वो कौन सा DNA, BDNA है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूरे DNA में, ठीक है, पूरे DNA में वो कितना होता है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है। और मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स की अगर बात करें तो हैप्लॉइड सेल में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होगा। डिप्लॉइड पूछा जाए इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ DNA पूछा जाए तो यहाँ पे लेंथ ऑफ DNA कैसे निकालते हैं, ये देखिए फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ DNA कितना आएगा, 2.2 मीटर आ जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आज हम सॉल्व कराएंगे आपको NCERT का क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास PDF है या फिर बुक है तो आप खोल लीजिए, ये देखिए, आइए। तो NCERT का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स, एडेनिन, साइटिडीन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या पूछा है इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड बताना है, न्यूक्लियोटाइड नहीं बताना, इसीलिए मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो आपको क्या बताना है, आपको नाइट्रोजनस बेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड बताना है। तो देखिए जो जो चीज़ें दी हुई है पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एडेनिन, देन उसके बाद साइटिडीन, ठीक है, थाइमीन, साथ ही दिया है ग्वानोसाइन, ठीक है, ग्वानोसाइन, ठीक है, और दिया है आपका इसमें यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। तो देखिए ग्वानोसाइन और साइटिडीन, ठीक है, ग्वानोसाइन और साइटिडीन, ये क्या है आपका, ये क्या नाइट्रोजनस बेस है, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजनस बेस पे इसका नाम सुना था, बिल्कुल नहीं सुना था ना आपने। देखिए तो साइटिडीन और ग्वानोसाइन ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या आ जाएगा, साइटिडीन एंड क्या हो जाएगा आपका, ग्वानोसाइन, क्या हो जाएगा, ग्वानोसाइन। ठीक है, अब देखिए ये थाइमीन बचा, एडेनिन बचा, यूरेसिल बचा और साइटोसिन बचा। तो ये आप नाइट्रोजनस बेसिस में नाम सुने थे, नाइट्रोजनस बेसिस में इसका नाम सुने थे। तो नाइट्रोजनस बेसिस लिख दीजिए, इसको नाइट्रोजनस बेसिस लिख दीजिए। क्या है ये, पहला हो जाएगा आपका एडेनिन दिया है, आराम से लिख दीजिए एडेनिन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, थाइमीन, देन उसके बाद क्या है आपका यूरेसिल और फिर उसके बाद क्या है आपका साइटोसिन है। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखिए ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे MCQs में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत जो ऑप्शन है, ठीक है, गलत जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, गलत वाले को पहले एलिमिनेट कर देंगे तो सही आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। मान लीजिए आपने न्यूक्लियोसाइड नहीं सुना है लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस तो सुना था, नाइट्रोजनस बेसिस कई बार सुना है। तो नाइट्रोजनस बेसिस देखिए कौन कौन सा था, हमने उसको क्या कर दिया, अलग कर लिया। फिर कितना बचा, फिर आपका बच गया क्या, न्यूक्लियोसाइड बच गया। तो न्यूक्लियोसाइड हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे देखिए, आइए
आपके पास बुक है तो बुक लेके आप उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% क्या है? साइटोसिन है। ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। एडेनिन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो चीज़ें पहले दी है उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है? देखिए साइटोसिन दिया हुआ है, ठीक है, साइटोसिन दिया हुआ है और एडेनिन पूछ रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, आइए बताते हैं। ठीक, एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन दिया है कितना परसेंट? 20%। क्या पूछ रहा है आपसे? साइटोसिन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल है, ठीक है, एक रूल था जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था एरविन चारगॉफ। ठीक, एरविन चारगॉफ। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू एरविन चारगॉफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरविन चारगॉफ, इन्होंने बताया कि जो एडेनिन एंड थायमिन होता है, A+T एंड C+G, ठीक है, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि एडेनिन, थायमिन प्लस साइटोसिन और ग्वानिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन 20% दिया है। तो अगर रेशियो इक्वल होगा तो थायमिन भी कितना हो जाएगा? थायमिन भी आपका कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा। 20 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। तो अब जब 20 40 हो गया तो 100 में, ओवरऑल 100 ले रहे हैं तो 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आ गया। अब पूछा क्या है? साइटोसिन पूछा है। तो C बाइंड विथ G करता है। ठीक है, C बाइंड विथ G होता है। तो C जो होता है वो G के बराबर होगा। तो साइटोसिन 60 में से हाफ क्या हो जाएगा आपका? 30 आपका साइटोसिन हो जाएगा और 30 क्या हो जाएगा आपका? ग्वानिन हो जाएगा। तो C कितना हो जाएगा? जितना C है उतना क्या हो जाएगा आपका? G भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइटोसिन की वैल्यू कितनी आ गई? साइटोसिन की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाती है आपकी साइटोसिन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 30%। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। मैंने सबसे इजी वाला मेथड आपको बताया है। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, इजी वाला मेथड बताया है। दूसरा जो मेथड है डिवाइडेड बाय 2 करके भी कर सकते हैं। तो चारगॉफ के अकॉर्डिंग जो एडेनिन और ग्वानिन, सॉरी, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए 20% दिया हुआ था एडेनिन, तो जितना एडेनिन है उतना क्या हो जाएगा? थायमिन होगा, क्योंकि थायमिन ही बाइंड करता है एडेनिन से। ठीक है, फिर बचा कितना? 60 बचा। तो 60 में से 30 और 30 क्या हो जाएगा? दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। साइटोसिन आ जाएगा आपका 30% और ग्वानिन भी कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। साइटोसिन आंसर हो गया 30%। समझ में आया? तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज का ये क्वेश्चन था। अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।